नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। बदायूं जिले में एचपीसीएल प्लांट के 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी अजय प्रताप से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन की टीम ने सड़क किनारे बनी उसकी 6 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इन दुकानों को अवैध रूप से बनाया गया था और लोक निर्माण विभाग की ओर से पहले ही 2 दिन का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद दातागंज के उप जिलाधिकारी और 5 थानों की पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर इस घटना में जान गंवाने वाले हर्षित मिश्रा के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की भी मांग उठाई है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। सभी प्रमुख दल अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं और बड़े नेताओं की जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी बीच राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में शामिल योगी आदित्यनाथ को विभिन्न राज्यों में चुनावी सभाएं और जनसभाएं करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी छवि को देखते हुए उन्हें कई संवेदनशील सीटों पर प्रचार के लिए उतारा जा सकता है, ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। मायावती ने कांशीराम की जयंती के अवसर पर विपक्षी दलों पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय महापुरुषों को याद करते हैं, जबकि बाकी समय उनके विचारों और योगदान को नजरअंदाज करते हैं। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को चुनावी स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए कहा कि इन दलों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जैसे महान नेताओं को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे पात्र थे, और अब अचानक उनके लिए सम्मान की बातें करना केवल राजनीतिक दिखावा है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान दलित महापुरुषों के नाम पर स्थापित कई संस्थानों के नाम बदले गए थे, जिससे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई थीं। हाथरस जिले के सिकंदरारा में प्रतिबंधित नशीली दवा से जुड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्ग के पास कूड़े के ढेर में कोडिन सल्फेट सिरप की करीब 100 खाली बोतलें मिलने से इलाके में चिंता बढ़ गई है। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार सोनू बघेल और औषधि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस प्रकार की बोतलें पहले भी यहां मिल चुकी हैं। लगभग 2 महीने पहले अस्पताल परिसर से करीब 35 खाली बोतलें बरामद की गई थीं। बताया जा रहा है कि इस सिरप का दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है और बरामद बोतलों पर वर्ष 2027 तक की एक्सपायरी अंकित है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इसका अवैध इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो सकता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जिलाधिकारी और कलेक्टर के पद में आखिर अंतर क्या होता है। दरअसल कई राज्यों में एक ही अधिकारी दोनों जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग माने जाते हैं।
जिलाधिकारी का मुख्य काम जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना होता है। वहीं कलेक्टर के रूप में उसी अधिकारी की जिम्मेदारी राजस्व से जुड़े मामलों को देखना होती है, जैसे भूमि रिकॉर्ड, कर वसूली और राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्य। इसी वजह से दोनों पदों के नाम अलग अलग हैं। हालांकि कई जगह एक ही अधिकारी इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाता है। वाराणसी में पुलिस थानों के ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर के कई पुराने और जर्जर भवनों वाले थानों को अब नए और आधुनिक भवनों में बदला जाएगा। इस योजना के तहत शिवपुर, फूलपुर, लालपुर, पांडेयपुर, मिर्जा मुराद, राजा तालाब और बड़ागांव जैसे थानों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन नए भवनों के निर्माण पर करीब 29 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और इन्हें अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भवन भूतल के साथ 2 मंजिला होंगे और इनमें कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें महिला विश्राम कक्ष, पूछताछ कक्ष और कर्मचारियों के लिए विश्राम एवं मनोरंजन कक्ष जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी, जिससे पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिल सकेगा और आम लोगों को भी सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी। वरिष्ठ पत्रकार और गीतकार साकेती की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अनेक साहित्यकारों, पत्रकारों और समाज सेवियों ने भाग लेकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनके लेखन में समाज की समस्याओं और संवेदनाओं की झलक साफ दिखाई देती थी, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती थी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि साकेती का जीवन और उनका रचनात्मक कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा और उनके द्वारा छोड़ी गई साहित्यिक विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। बरेली जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की शुरुआत उत्साहजनक रही है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के तहत पहले ही दिन बड़ी संख्या में किशोरियों को सुरक्षा का टीका लगाया गया और 62 बालिकाओं के टीकाकरण के साथ बरेली ने प्रदेश में सबसे बेहतर शुरुआत दर्ज की। इस अभियान का प्रतीकात्मक शुभारंभ सीबीगंज क्षेत्र की किशोरी इशिता को पहला टीका लगाकर किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यह टीका उन किशोरियों को दिया जा रहा है जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन अभी 15 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंची है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में शामिल है और समय रहते लगाया गया यह टीका भविष्य में इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम अगले महीने घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम लगभग पूरा हो चुका है और परिणाम जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार परिणाम के साथ छात्रों को एक नई तरह की सुरक्षित अंक तालिका देने की योजना भी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि यह अंक तालिका पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित होगी, जिससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को अपने महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजों को संभाल कर रखने में काफी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर आपत्ति जताते हुए एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। विधायक का कहना है कि परीक्षा में शामिल किया गया यह सवाल विवादास्पद है और इससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका मानना है कि भर्ती जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है और मामले की जांच कराने की मांग उठ रही है। वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में रोजा इफ्तार से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग नाव पर बैठकर बिरयानी के साथ इफ्तार करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन ने इस घटना को अनुचित और निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि इस्लाम में इफ्तार एक पवित्र धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है और इसे किसी पिकनिक या मनोरंजन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से धर्म की छवि को नुकसान पहुंचता है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए ऐसे कृत्यों से बचने की जरूरत है ताकि किसी भी धर्म या परंपरा का सम्मान बना रहे। इधर रसोई गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले गैस सिलेंडरों का गलत तरीके से इस्तेमाल या अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कई जिलों में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो और किसी भी तरह की कृत्रिम किल्लत पैदा न होने पाए। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कहीं गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सरकार ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। इसी के तहत 12 से 17 मार्च के बीच पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई।
जांच के दौरान एलपीजी वितरण से जुड़े 12 मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि कालाबाजारी और अनियमितताओं में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ 74 प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 85 व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि प्रदेश के 4108 पेट्रोल पंप और गैस वितरकों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन और गैस उपलब्ध है, इसलिए आम लोगों को किसी तरह की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।